दोस्तों ये वीडियो आपकी क्लास 12th मैथ्स की जर्नी की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट 30 मिनट के अंदर पूरी क्लास 12th मैथ्स की समरी आपके सामने पटक के रख दूंगा। सारे इंपॉर्टेंट की फॉर्मूला, सारे की पॉइंटर्स, की नोट्स, इनफैक्ट वो सारी की सारी मुद्दे वाली बातें जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और दोबारा पूछे जाएंगे, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट मुद्दे वाली बातें बेटा पॉइंटर फॉर्मेट में तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। ऐसी वीडियो और कोई नहीं मिलेगी इंटरनेट पे, फॉर्मूलाज हर कोई डिस्कस कर लेगा, लेकिन सारी इंपॉर्टेंट मुद्दे वाली बातें जहां से सवाल फंसेंगे और तुम भी उन सवालों में फंसते हो, वो पॉइंटर फॉर्मेट में एक वीडियो में तुमको नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को अपनी प्लेलिस्ट में ऐड करके रखना, प्री बोर्ड से पहले भी काम आएगी, जब भी पूरा सिलेबस रिवाइज करना होगा काम आएगी। उसके साथ साथ बेटा अपने बोर्ड एग्जाम से एक रात पहले भी तुम इसी वीडियो को यूज कर रहे होगे। तो भाई चलो चालू करते हैं चीजों को। रिलेशन एंड फंक्शन से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखो वीडियो में होगा क्या, जो बेसिक डेफिनेशन है, ऑब्वियस डेफिनेशन है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करूंगा बेटा, वो हम लोग नहीं दोहराएंगे, लेकिन वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट मुद्दे वाली बात है जहां से सवाल फंसते हैं और आप भी उन सवालों में फंसते हो, वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा। तो बेटा अब रिलेशन की डेफिनेशन क्या है आपको पता है, ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है बेटा, कोडोमेन क्या होता है, रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है, ये सारी की सारी बेसिक बातें आपको पता है। और टेंशन मत लेना, ये पीडीएफ मैं अपनी ऐप पे भी भेज दूंगा आप लोगों को, वहां से आप ये बेसिक डेफिनेशन दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद बेटा देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, एम्प्टी रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्टी रिलेशन को समझना और यूनिवर्सल रिलेशन को समझना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा रिलेशन को रिकॉल कर लेते हैं बेटा। आप लोग क्या करते थे यार, एक सेट ए ये रहा, एक सेट ये रहा बी, इनके एलिमेंट्स को आपस में क्या करवाते थे बेटा, गुफ्तगू करवाते थे, तो उससे हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स का जन्म होता था। और ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का जो कलेक्शन होता था, एक सेट बना देते थे, उसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता था। अब इस सेट में से बेटा अगर आप बहुत सारे सबसेट्स को इमेजिन करोगे, तो उसी को ही आप क्या बोलते हो बेटा, रिलेशंस बोलते हो। तो अब ये एम्प्टी रिलेशन क्या है बेटा, इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसमें बहुत सारे ऑर्डर पेयर्स मौजूद है, आपको एक ऐसा रिलेशन सोचना है कि यार जिसमें कोई सा भी ऑर्डर पेयर फिट नहीं बैठ रहा, मतलब उस रिलेशन में कोई सा भी ऑर्डर पेयर फिट नहीं बैठ रहा है, दैट मींस आपको 5 मिल रहा है एज अ रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। फिर होता है बेटा यूनिवर्सल रिलेशन, अगर मैं ऐसा रिलेशन सोच लूं जिसमें सारे के सारे ऑर्डर पेयर मेरे फिट बैठ जा रहे हैं, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। इन शॉर्ट, यूनिवर्सल रिलेशन इज एक्चुअली इक्वल टू द होल कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। इन दोनों को साथ में बेटा एक नाम दे दिया जाता है, इनको बोला जाता है ट्रिवियल रिलेशंस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इससे सवाल बेटा पूछा जाता है। टोटल नंबर ऑफ ट्रिवियल रिलेशंस कितने होते हैं, याद रखना 2। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं बेटा। फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते थे भाई, जहां पे ऐसे रिलेशन जहां पे खुद का नाता खुद से दिख जाए एलिमेंट्स का, ऐसे रिलेशंस होंगे तो उनको क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहां पर मैं एक मुद्दे वाली बात बताऊंगा अभी, जब मैं सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की भी डेफिनेशन बता दूंगा, बहुत ध्यान से समझना, तुम फंसते हो यहाँ पे। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं भाई, कि अगर ए कॉमा बी दिख रहा है तो बी कॉमा ए भी अपने को दिखना चाहिए। फिर ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब क्या है, कि ए का नाता बी से है, बी का नाता सी से है, तो ए का नाता सी से भी होना चाहिए। अब बेटा मुद्दे वाली बात को समझना, आप लोगों को अगर एक रिलेशन दे दिया जाए और आप लोगों को बेटा बोला जाए कि बताओ ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है, तो आप उस रिलेशन में वो सारे के सारे एलिमेंट्स ढूंढोगे जो कि ओरिजिनल सेट में है, उनका नाता खुद से देखना पड़ेगा। जैसे मान लो मेरा एक ओरिजिनल सेट है ए, ठीक है, जिसमें 1 2 3 ये 3 एलिमेंट्स हैं, और मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ए क्रॉस ए से रिलेशंस बना रहा हूं, ठीक है। और मैंने आपके सामने एक ऐसा रिलेशन का सेट रख दिया, 1 1 2 और फिर 1 2, और आपसे पूछा कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो आपको 1 1 दिख रहा है, 2 2 दिख रहा है, आपको 3 3 भी दिखना चाहिए। जब भी रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं बेटा, वो हर एक एलिमेंट जो ओरिजिनल सेट में है उसके लिए चेक करी जाएगी। ध्यान रखना, सिर्फ रिफ्लेक्सिव के लिए ही हम लोग ओरिजिनल सेट को जाके देखते हैं कि कोई छूट तो नहीं रहा बेटा यहाँ पर पे, तो यहाँ पे 3 3 छूट रहा है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर यहीं पे ही मेरे को सिमेट्रिसिटी चेक करनी होती और मैं यहां पर मान लो एक ऐसा सेट बना रहा हूं, 1 2 2 1, अब मेरे को जब सिमेट्रिसिटी चेक करनी है तो जो गिवन रिलेशन है उसी में देखना है कि ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी मौजूद है या नहीं है, अगर होगा तो मैं उसको सिमेट्रिक रिलेशन बोल दूंगा। अब मेरे को ओरिजिनल सेट के पास जाके ये नहीं देखना कि यार इसमें 1 3 और 3 1 तो है नहीं, या फिर 2 3 और 3 2 तो है नहीं, तो सारे के सारे वो स्विच्ड पेयर्स नहीं चाहिए मेरे को सिमेट्रिसिटी के, समझ रहे हो। सिर्फ रिफ्लेक्सिविटी के लिए बेटा सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद होने चाहिए। सिमेट्रिसिटी चेक करनी हो या फिर ट्रांजिटिविटी चेक करनी हो, तो जो गिवन रिलेशंस हैं सिर्फ वहीं पे ही सीमित रह के देखा जाता है।
बात दिमाग में बसा लेना। इसके बाद ट्रांजिटिविटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल फंसता है बेटा। बच्चे बोलते हैं कि सर ऐसे पेयर उठाने हैं या नहीं उठाने। मान लो 1,1 है और फिर 1,2 है, तो क्या इसमें मैं ट्रांजिटिविटी चेक करूं या ना करूं? तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर a कॉमा बी है, b कॉमा सी है, तो चेक करो कि a कॉमा सी है या नहीं। अब बेटा आपकी ओनली कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपका यहां पर जो सेकंड एलिमेंट है वो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। अब ये क्या है और ये क्या है इससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा यहाँ पे देखो सेम चीजें दिख रही है, मतलब यस आप यहाँ पे ट्रांजिटिविटी चेक करोगे। कैसे करोगे? 1,2 प्रेजेंट है, मतलब ट्रांजिटिविटी ब्रेक नहीं हो रही है। तो ऐसे पेयर्स को लेके भी ट्रांजिटिविटी चेक करोगे। ये बातें कोई नहीं बताएगा तुमको, जो मैं बता। चल थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा। उसके बाद आता है बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इससे डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है। ऐसे रिलेशंस जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, ऐसे रिलेशंस को बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर हम लोग आते हैं फंक्शन पे। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन आप लोगों को पता है, वो मैं नहीं दोहराऊंगा। हम लोग आ रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पे बेटा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वन वन फंक्शन के बारे में, जिसका एक दूसरा नाम है क्या? इंजेक्टिव फंक्शन। वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है। वन वन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है भाई? वन वन फंक्शन का मतलब सिंपल सा है कि 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि बेटा यहां पर सेट ए में आपके एक से ज्यादा एलिमेंट सेम जगह गुफ्तगू कर ले, ये अलाउड नहीं है आपको। ठीक है, आपका ऐसा ही चलेगा, मतलब 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस चलेगी। अगर ऐसा वाला केस है बेटा जो इसको वन वन नहीं, इसको मैनी वन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एग्जांपल्स भी दिख रहे हैं, ये मैनी वन है। क्यों? क्योंकि डी और ई की क्या है? कॉमन इमेज है। और ये वन वन है, यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट्स की क्या है? वन एंड ओनली वन यूनिक इमेज है। किसी की भी इमेजेस ओवरलैप नहीं कर ली, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं बेटा? वन वन फंक्शन बोलते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर आता है ऑनटू फंक्शन, जिसका एक दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑनटू फंक्शन का सिंपल सा मतलब है सेट बी में आपके जितने भी लॉग मौजूद हैं वो सारे के सारे बेटा एज इमेजेस दिखने चाहिए, मतलब आपकी रेंज और कोडोमेन बराबर होगी, तो आप बोलोगे कि आपका फंक्शन क्या है? ऑनटू है। अब ऐसे फंक्शंस जो कि वन वन और ऑन टू होते हैं साथ में, ऐसे फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बोला जाता है बाइजेक्टिव फंक्शंस। और वन वन ऑन टू फंक्शंस या फिर बाइजेक्टिव फंक्शंस का इनवर्स निकालना पॉसिबल होता है, जो तुम सेकंड चैप्टर में सीखते हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं बेटा। इसके बाद देखो कुछ ना डायरेक्टली फॉर्मुलाज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जहां से सवाल आपका फंसता ही फंसता है। सबसे पहला बेटा ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर आपके सेट में मान लो पी एलिमेंट्स है, सेट बी में आपके क्यू एलिमेंट्स है, तो आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर पेयर्स होंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे? पी टाइम्स क्यू। अब यहीं से तो बेटा आपको रिलेशंस बनाने हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, और वही टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे 2 to the power p क्यू। ये सब बातें आपको पता है, दोहरा रहा हूं क्योंकि यहां से सवाल बचता है। उसके बाद बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी रिलेशन का, जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं और यहाँ पे बेटा सवाल फंस जाते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब है एक ऐसा रिलेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स हो जिनका नाता खुद से दिख रहा हो, सिर्फ और सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं। ध्यान से समझना। अगेन मैंने एक सेट ले लिया जिसमें 1 2 3 है, और मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया बेटा ऐसा 1,1 2,2 3,3। इसके अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं इनका खुद का नाता खुद से यहाँ पे लिख दिया और रिलेशन बना दिया, यहाँ पर और कोई भी ऐड नहीं किया। क्या ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? बिल्कुल है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन है जिसको बोला जाता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें और कोई एलिमेंट्स नहीं हो सकते बेटा। अब यहीं पे एक और मैं रिलेशन डिफाइन करूं जिसमें ये तीनों के तीनों लोग तो हैं, लेकिन इसके साथ मैंने 1,2 भी डाल दिया। अब क्या ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? बिल्कुल होगा। 1 1 2 2 3 3 है। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा? नहीं। तो यही चीज बेटा यहाँ पे लिख रखी है, द आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका आइडेंटिटी रिलेशन। और ये बात ध्यान रखना, जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है ये आपका स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंट रिलेशन होता है, ध्यान रखना। तो ये जो 1 1 2 2 3 3 है ना, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। और सबसे बड़ा इक्विवेलेंस रिलेशन पता है कौन सा होता है? द कंप्लीट रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है वो आपका सबसे बड़ा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। उसके बाद बेटा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जिससे सवाल आ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस निकालने को बोलेगा फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, तो क्या आएगा? 2 to the power n² - n।
टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस निकालने को बोलेगा फ्रॉम सेट ए टू ए, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे 2 टू द पावर n टाइम्स n प्लस 1/2। अब बेटा टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस वाले सवाल भी आ रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे निकाले जाते हैं आपको मैं जनरल केस बता देता हूँ कि मान लो एक सेट ए है और एक सेट बी है, इसमें बेटा m एलिमेंट्स है, इसमें n एलिमेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं बेटा n टू द पावर n। ठीक है, ध्यान रखना यहां से सवाल पूछे जा रहे हैं। अब हम बढ़ रहे हैं बेटा सेकंड चैप्टर की तरफ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर में बेटा देखो बहुत ज्यादा पॉइंट मैं बोलूं तो बहुत ज्यादा डाइवर्स चीजें नहीं है, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, इसमें आपको सवाल नहीं फंसते हैं वैसे, लेकिन कहाँ कहाँ से चीजें पूछी जाएंगी उसको हम लोग रिवाइज करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले तो बेटा आप लोगों की प्रिंसिपल रेंज आपके दिमाग में एकदम छप जानी चाहिए हर फंक्शन को लेकर। साइन इनवर्स की क्या है बेटा -π/2 से π/2 क्लोज। कॉस इनवर्स की क्या है 0 से लेके पाई क्लोज। tan इनवर्स की क्या है बेटा -π/2 से π/2 ओपन। कॉट इनवर्स की क्या है 0 से पाई ओपन। सेक इनवर्स की क्या है बेटा 0 से पाई और बीच वाला हटा दो। कॉसेक इनवर्स की क्या है -π/2 से π/2 और बीच वाला मतलब 0 हटा दो। ऐसे ही बेटा आपको कुछ और बेसिक बातें जैसे कि ग्राफ सारे के सारे दिमाग में होने चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा है, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा है। अगेन मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा, ये सारी की सारी जो बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक चीजें आपको रिवाइज करनी है। जो भी मुद्दे वाली बातें हैं वो सारी की सारी मैं लिखूंगा और आपके साथ डिस्कस करूंगा। सिर्फ 30 मिनट मांग रहा हूं बेटा, उससे ज्यादा नहीं। tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा है बेटा, सेक इनवर्स का ग्राफ ऐसा है, कॉसेक इनवर्स का ग्राफ ऐसा है। उसके बाद बेटा देखो कुछ बेसिक फॉर्मुलाज हो जाते हैं जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स या फिर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। क्या होता है बेटा एक्स आउटपुट देता है, लेकिन ध्यान रखना बेटा ये जो आउटपुट आती है ना ये अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल रेंज आती है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ता है। ऐसे ही बेटा ये रहे आपके 5 और फॉर्मूलाज। इसके बाद हमारे रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूलाज होते हैं जैसे कि साइन इनवर्स 1/x किसके बराबर है बेटा कॉसेक इनवर्स x के बराबर है। कॉस इनवर्स 1/x किसके बराबर है सेक इनवर्स x के बराबर है। तो ये आपके बेटा रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूलाज लिख रखे हैं सारे के सारे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर आते हैं हमारे नेगेटिव वाले फॉर्मूलाज कि साइन इनवर्स -x किसके बराबर होगा बेटा माइनस साइन इनवर्स x। तो ये माइनस साइन किस किस केस में बाहर आता है बेटा साइन इनवर्स वाले केस में बाहर आता है, टैन इनवर्स वाले केस में बाहर आता है और कॉसेक इनवर्स वाले केस में बाहर आता है। और कॉस इनवर्स -x ये क्या होगा बेटा पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो ये पाई माइनस वाला कार्यक्रम किस किस के साथ होता है कॉस इनवर्स के साथ होता है, सेक इनवर्स के साथ होता है और कॉट इनवर्स के साथ होता है। ध्यान, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पर कुछ और फॉर्मूलाज हैं जो कि एक्चुअली आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस हैं, पहले पढ़ाए जाते थे, लेकिन फिर भी आप सबकॉन्शियस हेड में बेटा रखना ये चीजों को, इंपॉर्टेंट है यार। एनडीए में सीधा सवाल यहाँ से फंसता है, अगर तुम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो जेई मेन या फिर एनडीए में सीधा सीधा यहाँ से सवाल फंसेगा। स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हम लोग आते हैं मैट्रिसेस पे। देखो मैट्रिसेस में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है भाई कि सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या होती है पता है आपको, उसके बाद ऑर्डर क्या होता है भाई कुछ नहीं होता यार, रोज देख लेते हैं कॉलम्स देख लेते हैं काउंट कर लेते हैं। जैसे मान लो किसी में 2 रोज है और 3 कॉलम्स है तो ऑर्डर हो जाएगा 2/3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं बेटा आप रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हो, या फिर जो ऑर्डर आपने निकाला वहां पे जो 2 संख्याएं दिख रही है उनको मल्टीप्लाई कर दो, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिख जाएंगे, है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा, उसके बाद रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स का मतलब जिसमें एक रो हो, कॉलम पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है। फिर कॉलम मैट्रिक्स जिसमें बेटा एक कॉलम हो, नंबर ऑफ रोज पे कोई लिमिटेशन नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब बेटा रोज और कॉलम्स आपकी इक्वल होंगी। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स रोज और कॉलम इक्वल नहीं होंगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग कि एडिशन कब डिफाइंड होता है बेटा मैट्रिसेस में, जब सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस होंगे तभी वो ऐड किए जा सकते हैं। इस पे सवाल आ रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस कब डिफाइंड होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस कब डिफाइंड होता है। मान लो एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है, आपको चेक करना है कि इनमें मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड है या नहीं है। तो मान लेते हैं कि पहले वाले का ऑर्डर ये दिया तो दूसरे वाले का ऑर्डर कुछ ऐसा होना चाहिए, मतलब ये दोनों संख्याएं बेटा सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों संख्याएं सेम होंगी तो मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा। और यहां से जो रिजल्ट मिलता है आपको मल्टीप्लाई करके, वो आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आफ्टर डूइंग द प्रोडक्ट, उसका ऑर्डर क्या होगा बेटा m/p। पहले और चौथे वाले इंसान को देख के हम लोग रिजल्ट बताते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इससे सवाल आ रहे हैं बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ध्यान रखना। उसके अलावा बेटा ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है एडिशन में।
ये सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कुछ नहीं होता बेटा, -1 से आप सारे के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हो। अगर स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो मतलब किसी भी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो कांस्टेंट हर जगह जाके मल्टीप्लाई हो जाता है ना। ये सारी की सारी कुछ बेसिक बातें हैं। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर आते हैं हम लोग ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पे। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि अपन ने रोज और कॉलम्स को दोस्तों इंटरचेंज कर दिया है बस, ठीक है। और उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ए के ऊपर टी लगा देते हैं बस, छोटू सा, ठीक है, या फिर ए के ऊपर डैश लगा दो, सेम ही बात होती है। अब देखो ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो जाएगा, आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रखा है, कोई स्केलर से मल्टीप्लाई कर रखा है मैट्रिक्स को और फिर ट्रांसपोज कर रहे हो तो इसको बाहर निकाल दो, कांस्टेंट को ट्रांसपोज कर दो और फिर मल्टीप्लाई कर दो, सेम ही बात है। एडिशन के ऊपर अगर आप ट्रांसपोज लगाओगे तो वो ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन पे अगर ट्रांसपोज लगाओगे तो पीछे से खुलता है, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आता है यहाँ से। ए बी ट्रांसपोज बेटा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। और ध्यान रखना बेटा ऐसा जरूरी नहीं होता कि ए बी और बी ए आपका बराबर हो जाए हमेशा, ठीक है। दिस इज नॉट ट्रू एवरी टाइम। तो जो आपकी मल्टीप्लीकेशन होती है मैट्रिसेस की वो कम्यूटेटिव नहीं होती, किसी स्पेशल केसेस में होती है, वो आपको बाद में पता चलता है ना चैप्टर में। उसके बाद आते हैं बेटा हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की भाई ट्रांसपोज किया और ओरिजिनल मैट्रिक्स ही अपने को दिख रहा है। और क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है बेटा कि ट्रांसपोज किया और नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स दिख रहा है आपको। अब खासियत क्या होती है बेटा, देखो जब ट्रांसपोज करते हो ना आप, जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना वो स्विच नहीं करते। स्विच कौन से करते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। जैसे A13 A31 के साथ कर जाएगा, A23 A32 के साथ स्विच कर जाएगा। तो ध्यान से इस चीज को पहले दिमाग में बिठाना कि जब आप रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हो ना तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स सेम रहते हैं। तो बेटा कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आपको ऑब्जर्व करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है तो आप लोग डायगोनल को तो एकदम ही इग्नोर कर दो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को देखो कि यहाँ पर इक्वल लोग बैठे होंगे, सेम लोग बैठे होंगे, क्योंकि जब ही तो इंटरचेंज करके सेम आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलेगा रोज और कॉलम को। प्रॉपर्टी क्या है इसकी, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। और क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे बेटा पहचानते हैं, सबसे पहले तो क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सारे के सारे आपके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे दोस्त, जीरो हो जाएंगे। और उसके बाद जो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है देखो ये ऑपोजिट पोलैरिटी के हैं। यहाँ पे ई बैठा है तो यहाँ पर माइनस ई बैठा है, यहाँ पे एफ बैठा है तो यहाँ पर माइनस एफ बैठा है, यहाँ पे जी बैठा है तो यहाँ पर माइनस जी बैठा है ना। तो ऐसे पहचान होती है बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की। उसके बाद ध्यान से सुनना, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स विद एंट्रीज एज रियल नंबर्स ए प्लस ए ट्रांसपोज, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को उठाओगे ओरिजिनल प्लस उसका ट्रांसपोज देखोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। और अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को और ट्रांसपोज का डिफरेंस लोगे ए माइनस ए ट्रांसपोज करोगे तो आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, सवाल आता है इससे। और किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख सकते हो। कैसे, देखो ये लिखा हुआ, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये ए प्लस ए ट्रांसपोज वाला जो पार्ट है ये क्या है बेटा, सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। और इससे 3 नंबर के सवाल आ रहे हैं दोस्तों। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा। उसके बाद इनवर्स पे अगर हम लोग आते हैं तो हमको पता चलता है कि यार ए मल्टीप्लाइड बाय बी हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है अगर, तो बी ए का इनवर्स कहलाता है और ए बी का इनवर्स कहलाता है। सबसे पहले तो अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है। इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता उसके लिए क्या चेक करते हैं बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स चेक करते हैं। अगर डिटर्मिनेंट आपका 0 के बराबर नहीं है यानी कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आप बोलते हो कि भाई इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, एंड इफ इट एग्जिस्ट इट इज यूनिक। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे लिख रखी है। उसके बाद बेटा देखो जो आपकी ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी थी ना कि ए बी ट्रांसपोज क्या होता है, वैसे ही ए बी इनवर्स की भी प्रॉपर्टी चलती है। यहां पर आप लोगों को बैकएंड से खोलना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यहां पर भी आपको बैकएंड से खोलना है। ध्यान रखना ये दोनों प्रॉपर्टी सिमिलर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा, चलो आगे आते हैं डिटर्मिनेंट पे। देखो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का, सारी बातें आपको पता है। माइनर क्या होता है बेटा, को फैक्टर क्या होता है, ये सारी की सारी बातें आपको पता है। फिर को फैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, सारी चीजें दोहरा लेना दिमाग में। को फैक्टर मैट्रिक्स निकाल के उसको हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो अपने को क्या मिलता है बेटा, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स मिलता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो कुछ बातें हैं ना, ये बातें आप लोगों के लिए अब इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हो गया है, लेकिन फिर भी आपको ये 2 चीजें पता होनी चाहिए। मैं दोहरा रहा हूं, दिमाग में बिठा लेना। अगर आप किसी भी
किसी भी बेटा डिटर्मिनेंट में किसी भी दो रोज या फिर दो कॉलम्स, ओनली दिस, एनी टू रोज और टू कॉलम्स को इंटरचेंज करोगे तो आपका डिटर्मिनेंट का साइन ना क्या होता है, चेंज हो जाता है। अगर आपके डिटर्मिनेंट में आपको दो रोज या फिर दो कॉलम्स कोई सी भी सेम दिख रही है या फिर प्रोपोर्शनल दिख रही है तो वहां पे डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है। ये दो चीजें याद रखना, बस इतना भी याद रखोगे तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आ जाती है प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसके बाद बेटा मैं ना अब यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ प्रॉपर्टीज जहां से सवाल बनते हैं, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला तुम्हारे सामने ये है। ठीक है, उसके बाद बेटा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम, किसी को भी पकड़ लो बेटा, विद कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, फॉर एग्जांपल दिस। अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है और आपको किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के कोफैक्टर्स दिए हुए हैं तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल बेटा। उसके बाद अगर आप किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को उठा के किसी और रो या किसी और कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको बेटा जीरो मिलेगा, ध्यान रखना। तो उसी रो और उसी कॉलम को उठा के, एलिमेंट्स को उठा के उसी रो और उसी कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तब डिटर्मिनेंट मिलता है, किसी और से करोगे तो जीरो मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलो, अब बेटा जो भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है सारी की सारी कहानी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बस मेरे को नेक्स्ट 1 मिनट के लिए ध्यान से सुन लेना। सबसे पहली चीज तो ये है बेटा कि आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा अगर आप दो लोगों का प्रोडक्ट करके उस पर डिटर्मिनेंट चढ़ाते हो तो दिस इज नथिंग बट इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए का अगर आपको डिटर्मिनेंट देखना है तो ये किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n माइनस वन, जहां पे n क्या है बेटा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। उसके बाद अगर आपने किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया मैट्रिक्स को और फिर आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो तो ध्यान रखना बेटा, डिटर्मिनेंट के बाहर जब स्केलर नंबर निकाला जाता है तो वो ऑर्डर के हिसाब से निकाला जाता है। तो जब ये k बेटा बाहर आएगा यहां से तो ये A मैट्रिक्स का ऑर्डर देखेगा। मान लो ऑर्डर n है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं बेटा, तो अगर ऑर्डर n है तो k टू द पावर n बाहर आएगा और यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ A होगा। तो जो कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर बाहर निकाला जाता है। इसके बाद बेटा और कौन सी प्रॉपर्टी है, यस, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके बराबर होता है बेटा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इनवर्स निकालने का फॉर्मूला हम लोग बेटा डिटर्मिनेंट में सीखते हैं। इनवर्स कैसे निकाला जाता है, ए इनवर्स इज नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इसी को ही बेटा हम लोग यूज करके इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। याद आ रहा है सारी की सारी चीजें। चल, यहाँ पे जितनी भी चीजें मेंशन है बेटा सारी की सारी मैंने लिख दी हैं। अब बताओ ऐसा लेक्चर तुमको मिलेगा कहीं पे। अब बेटा अगर आपको 3 इक्वेशन दी हो, ठीक है, और आपको क्या करना है, सॉल्व करना है इनको, तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले तो बेटा आप इनको किस फॉर्मेट में लिखोगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए क्या है बेटा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, जो मैट्रिक्स बनाएंगे वो ये रहा कैपिटल ए। एक्स क्या है, जिसमें ये एक्स वाई जेड आपके वेरिएबल्स जो अननोन्स है वो डाले जाएंगे, कॉलम मैट्रिक्स होता है ये रहा। फिर आपका बी क्या है बेटा, ये जो राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट्स है, ये जो कॉलम मैट्रिक्स बना रहे हैं बेटा, ये आपका क्या है, ये कैपिटल बी है। इसके बाद ध्यान से सुनना, प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले तो बेटा आप इसका डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट चेक कर रहे हैं और आपको दिख रहा है कि नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी कि एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो यहां पर बेटा आप लोगों का यूनिक सॉल्यूशन वाला केस होता है। देखो यहां पे लिख रखा है, अगर डिटर्मिनेंट आप निकाल रहे हो नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है तो भाई ये यूनिक सॉल्यूशन वाला केस होता है। और यहां से अब x की वैल्यू, यानी कि जो x में लोग हैं एक्स वाई जेड, उनकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ए इनवर्स बी करके। ए इनवर्स निकालना आता है एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट, उसको बी यानी कि कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स जो है यहां पर उससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। ये तो हो गया एक केस। अब अगर डिटर्मिनेंट जीरो होता, मतलब कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है बेटा, तो यहां पर केस हो सकता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, नो सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। तो अगर आपको डिटर्मिनेंट जीरो मिल रहा है तो आपको ये चेक करना है, अगर ये जीरो के बराबर नहीं है देन दिस इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशंस। और अगर बेटा ये जीरो के बराबर है तो ये सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है और नॉन कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर हम लोग आते हैं चैप्टर 5 में। देखो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है, अब ये हम लोग नहीं दोहराएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए
कि भाई कंटिन्यूटी के सवाल आते हैं तो हम लोग कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट चेक करते हैं और सारी की सारी चीजों को साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बताऊंगा बेटा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मॉडुलस फंक्शन आपका क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं बेटा। पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑल एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स डिसकंटिन्यूटी पकड़ता है ना, वहां पे वो कंटिन्यूस नहीं रहता है। अब अगर दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है बेटा तो उनका समेशन, डिफरेंस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन इसमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होते हैं नहीं होते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। उसके बाद बेटा देखो ये आपका बेसिक डिफरेंशिएबिलिटी वाला फॉर्मूला आ गया, जहां से सवाल आता ही आता है। उसके बाद समेशन में करोगे तो यार इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल या फिर क्वोशिएंट रूल कैसे लगता है, ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए बेटा। उसके बाद देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल फंसता है। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है बेटा मॉड ऑफ एक्स। ये कॉन्टिन्यूअस है लेकिन ये यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा। ये आपको चेन रूल सिखाया गया है, चेन रूल कैसे लगाते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आप लोग यूज करते हो, और प्लीज लॉग और एक्सपोनेंशियल की ग्राफ्स अच्छे से देख लेना, वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्दी बन जाए। ठीक है, तो आप लोगों को जब भी ऐसा दिखे कि वेरिएबल है नीचे है ना, कोई फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन चढ़ा हुआ है, या फिर बहुत सारे फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हैं और उनकी पावर भी बेटा आपको ऐसी दिख रही है 1/2 1/3 ऐसी पावर्स दिख रही हैं, तो आप वहां पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को यूज करेंगे तो आपका आंसर जल्दी आएगा, इजीली आप उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, ये बेटा आपके कुछ कॉमन डेरिवेटिव्स आपके सामने मौजूद हैं। सारी की सारी चीजें आपको पता है, आप लोगों को बस दोहरानी है, रिवाइज करनी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आते हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे अपन लोग। यहाँ पर बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म वाले सवाल भी बहुत आते हैं। ठीक है, तो मान लो जैसे आपको क्या दिया गया मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो x दिया गया है आपको एज अ फंक्शन ऑफ t, y दिया गया है एज अ फंक्शन ऑफ t। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे dx by dt निकालोगे और यहाँ पे dy by dt निकालोगे। अब आपको क्या बोला जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि dy by dx क्या है बेटा, तो आप इन दोनों को क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। अब जहां पे सवाल में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब कि d2y by dx तो पूछा गया हो, तो अब आप क्या करोगे, निकालोगे dy by dx पहले। अब बेटा इसको दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, तब जाके d2y by dx मिलेगा। ये गलती मत करना कि यहां पे सेकंड ऑर्डर निकाल दिया, यहां पे सेकंड ऑर्डर निकाल दिया फिर डिवाइड कर दिया, वो गलत है। dy by dx निकाल के अब यहां पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम लोग दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, प्रोसेस ये है। चलो उसके बाद आते हैं बेटा एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में। तो देखो एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में तीन चीजें हैं आपकी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, मैक्सिमम मिनिमा के ऊपर बातचीत है, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, और उसके साथ साथ जो आपका रेट वाले सवाल होते हैं, रेट ऑफ चेंज वाले सवाल होते हैं, वो आप लोगों को पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव। अब सबसे पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशंस देख लेते हैं। आप तो दो कंडीशंस आप लोग पढ़ते हो, लेकिन आप लोग एक्चुअली डेरिवेटिव वाले कॉन्सेप्ट को यूज करते हो यार। तो एक तरीके से आपको विजुअलाइज कैसे करना है, ऐसे कि यार आपने दो पॉइंट्स ले लिए x1 और x2, और x1 जो है x2 से छोटा है, तो आप लोग अगर देखना चाह रहे हो कि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आपको ये दिखेगा कि f of x1 इज लेस देन f of x2। मतलब जैसे जैसे आप x की वैल्यू में आगे जा रहे हो आपको फंक्शन में इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है फंक्शन की वैल्यू में। और अगर x1 लेस देन x2 है और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो कैसे दिखेगा बेटा, f of x1 विल बी ग्रेटर देन f of x2, मतलब गिरता हुआ दिखेगा फंक्शन। उसके बाद बेटा डेरिवेटिव वाली कंडीशन क्या होती है, f of x इज इंक्रीजिंग इन a to b, f dash x ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, और अगर सिर्फ इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिक्रीजिंग हो गया बेटा f dash x लेस देन 0, उसके बाद कांस्टेंट फंक्शन होगा तो f dash x 0 होगा। ये आपको सारी की सारी बेसिक बातें पता है। चल है ना, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ये सारी की सारी बातें। यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है भाई, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है कि कहीं पर वो कांस्टेंट भी ना हो बेटा, सिर्फ और सिर्फ बढ़ता चला जाए। ये क्या है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है। उसके बाद बेटा देखो ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है कि बढ़ता ही चला जा रहा है, कहीं पे कांस्टेंट भी नहीं हो रहा, ये एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है बेटा। और ये क्या है कि भाई अपने आप ही कभी डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, तो इसको कैसे बोलते हैं कि भाई ये नाइदर इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा। मैक्सिमा और मिनिमा वाला हम लोग कैसे करते थे, सवालों को कैसे करते थे भाई, तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए आप दो टेस्ट पढ़ते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भाई या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में सबसे पहले तो डेरिवेटिव ही निकालना पड़ता है। अब डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट करते हो, पॉइंट्स लिख डालते हो, और ये भी देखते हो कि आपका जो फंक्शन है वो कहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है।
तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लिख देते हो, एक सेट बना लेते हो और इनको बोलते हो कि भाई ये क्रिटिकल पॉइंट्स है। अब इन पे ही बेटा जांच पड़ताल करी जाती है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है भाई कि आप एफ डैश का ना साइन देखो इन पॉइंट्स के अबाउट। अगर आपका एफ डैश का साइन किसी भी क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, देखो पॉजिटिव स्लोप से नेगेटिव स्लोप, आपको क्या मिलने वाला है बेटा, ये किसकी शेप है, मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमम मिलने वाला है। अगर आपका एफ डैश का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो आपको लोकल मिनिमा मिलने वाला है। और अगर आपका साइन चेंज नहीं होता है एफ डैश एक्स का किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट बेटा, तो वो क्या बन जाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन जाता है। फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो होता है वो और ही ज्यादा आसान लगता है बच्चों को। यूजुअली बेटा आप यही मतलब यही आप लोगों को बोला जाता है कि यार आप इससे कर लिया करो, यही रेकमेंड किया जाता है बच्चों को। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि इन क्रिटिकल पॉइंट्स अपने को मिल गए बेटा, अब अपने को क्या करना है, एफ डबल डैश एक्स निकालना है, सबसे पहले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है और फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन देखना है बेटा इन पॉइंट्स पे। जैसे यहां पर एक चीज गलत लिख रखी है, मान लो सी आपका कोई क्रिटिकल पॉइंट था, तो अगर एफ डबल डैश सी आपको लेस देन जीरो दिख रहा है तो ये लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। एफ डबल डैश सी आपको ग्रेटर देन जीरो दिख रहा है तो ये लोकल मिनिमा हो जाएगा। एफ डबल डैश सी अगर जीरो के बराबर दिखता है बेटा तो यहाँ पे टेस्ट फेल हो जाता है। आप क्या करते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करते हो जाके। अब बेटा देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बहुत जरूरी है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे पता चलता है, पता चल गया। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का कैसे पता चलता है, जैसे आपको ये मिल गया, ये वाला केस मिल गया आपको कि एफ डबल डैश सी आपको जीरो दिख रहा है, तो अब आप क्या करोगे बच्चा, अब आपको कुछ नहीं करना, एफ डबल डैश का साइन चेक करना है बेटा सी प्लस पे और एफ डबल डैश का साइन चेक करना है सी माइनस पे। अगर सी के अबाउट किसी भी क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट आपका एफ डबल डैश का साइन चेंज हो रहा हो तो बेटा आप उसको बोल दोगे कि ये देखो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, दिमाग में रखना, इससे सवाल आया है तुम्हारा। आगे बढ़ते हैं बेटा थोड़ा सा, फिर हम लोग वेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मैं बाद में अपने नोट से आप लोगों को रिवाइज करवाऊंगा। अभी बेटा फटाफट से वेक्टर पे आते हैं। ठीक है, वेक्टर की डेफिनेशन आपको सबको क्लियर है। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं भाई, आपका जो आपका इनिशियल पॉइंट हो जाता है वो आप लोग ओरिजिन ले लेते हैं और हेड को ले लेते हो, है ना। तो कुछ नहीं करते, अगर एक्स वाई जेड कोई पॉइंट है तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखोगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। चलो भाई, अगर कोई भी दो पॉइंट्स है स्पेस में और आपको ए बी वेक्टर लिखने का है तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ऐसे i j k ले लोगे। और अगर बी ए वेक्टर लिखना होता बेटा तो कैसे करते, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2। ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता ही है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर क्या होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स कैसे होता है आता है अपने को। उसके बाद बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ए वेक्टर इज एनी वेक्टर एंड लैम्डा इज अ स्केलर, देन लैम्डा ए वेक्टर इज अ वेक्टर कोलिनियर विद ए वेक्टर। ठीक है, लैम्डा बेटा अगर एक से कम होगा तो इसका मैग्नीट्यूड ओरिजिनल वेक्टर से छोटा हो जाएगा, वन से बड़ा होगा तो ये मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट लिख रखी है, लैम्डा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर रहे हो तो दिस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा। ठीक है, क्योंकि लैम्डा बेटा देखो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अगर आप यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू -2 डालोगे तो आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी वेक्टर की। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, if a vector and b vector are two collinear vectors तो उनको ऐसे रिलेट किया जा सकता है। if any vector a can be written as this, any vector a can be written as this magnitude times उसके वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है, क्योंकि यूनिट वेक्टर ही अपने को क्या बताता है बेटा, डायरेक्शन बताता है। चल फिर बेटा सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाते हैं वेक्टर फॉर्म में, ये रहा सिंपल वही फॉर्मूला जो आप 10वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। उसके बाद बेटा डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, अल्फा बीटा एंगल्स जो हैं, मान लो कोई सा भी आपने यार पॉइंट ले लिया, मान लो एक्स वाई जेड पॉइंट ले लिया, आपने वेक्टर बनाया, ठीक है, आपने पोजीशन वेक्टर बनाया इस पॉइंट के लिए, तो ये जो वेक्टर है अगर अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, बीटा एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ, गामा एंगल बना रहा है बेटा जेड एक्सिस के साथ, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या हो जाते हैं आपके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाते हैं, जिनको एल एम एन बी बोला जाता है। इनमें कुछ बहुत खूबसूरत खूबसूरत बेटा रिलेशन होते हैं। क्या, एक तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होता है किसके बराबर, 1 के बराबर। अब डायरेक्शन कोसाइंस के अगर आप कोई प्रोपोर्शनल नंबर्स ले लेते हैं उनको डायरेक्शन नंबर्स या फिर डायरेक्शन रेशियोज बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। और ये ए बी सी आपके क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है। तो डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज में क्या रिलेशन होता है बेटा, एल कैन बी रिटन एज ए बाय आर, एम कैन बी रिटन एज बी बाय आर, एन कैन बी रिटन एज सी बाय आर। और ये चीज मैंने आपको बताई थी। ठीक है, चल थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा, स्केलर प्रोडक्ट बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, बचपन से क्या मतलब ये तो पढ़ लिया था। तो ए डॉट बी किसके बराबर होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। उसके बाद बेटा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर डॉट दो वेक्टर्स का जीरो आ रहा है मतलब थीटा 90 डिग्री है, दोनों के दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। सेम वेक्टर का सेम के साथ डॉट करोगे बेटा तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिल जाएगा उसके सिंपली।
आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ऐसे ही आई डॉट जे, जे डॉट के या फिर के डॉट आई क्या हो जाएगा, सबके सब 0 हो जाएंगे। उसके बाद बेटा अगर आपको ऐसे कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर्स दिए हुए हैं और आपको डॉट निकालना, तो आप कुछ नहीं करते, a1 b1 a2 b2 a3 b3, ऐसे आपका डॉट निकल जाता है। चलो, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर लिखना है, तो ऊपर क्या लिखोगे, a डॉट बी डिवाइडेड बाय, नीचे किसका मॉड आता है, जिसपे प्रोजेक्शन निकाली जा रही है, मॉड ऑफ बी, याद रखना। ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट कैसे होता है बेटा, सबसे पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट से हमको एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो कि इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। तो अगर आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हो तो एक ऐसा वेक्टर मिलेगा आपको जो कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है बेटा। ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द टू वेक्टर्स। ध्यान रखना, क्रॉस प्रोडक्ट बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करता है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बल्कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस। ध्यान रखना, अगर ए क्रॉस बी 0 है मतलब ये कोलिनियर वेक्टर्स है, थीटा 0। चलो भाई, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के कोलिनियर वेक्टर्स हैं सारे के सारे, इनका क्रॉस हो जाएगा 0। सिमिलरली आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, के बराबर। जे क्रॉस के क्या होता है, आई, के क्रॉस आई साइक्लिसिटी में चलता है। आपको याद कैसे करना है बेटा इसको, ऐसे साइक्लिसिटी में चलता है ये, आई जे के, आई क्रॉस जे के बराबर, जे क्रॉस के आई के बराबर, के क्रॉस आई जे के बराबर, साइक्लिसिटी में चलता है। अगर साइक्लिसिटी ब्रेक होगी तो माइनस साइन आएगा बेटा। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा, आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट को निकालते कैसे हो, डिटरमिनेंट सॉल्व करते हो, है ना। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, दोनों का क्रॉस कर लो और मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो। चलो भाई, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से सवाल तुम्हारा फंसेगा ही फंसेगा। अगर तुमको दिया हुआ है कि यार पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका एरिया बता दो, तो आपको कुछ नहीं करना, ए क्रॉस बी करके मॉड निकालना है। half times mod of a cross b is the area of the parallelogram where diagonals are this. A vector, B vector and C vector form a triangle, then the area of the triangle is this. किन्हीं भी दो को पकड़ लो, क्रॉस करके हाफ कर दो। चलो, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आते हैं बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके बाद अपना सेक्शन फॉर्मूला, जैसे 2D के लिए लगता था वैसे ही 3D के लिए एक्सटेंड हो जाता है थोड़ा सा। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन कैसे निकालेंगे, जैसे वेक्टर के निकालते हैं वैसे ही निकालते हैं यार। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये क्या हो जाएंगे आपके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालोगे भाई, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, इन सबको बस क्या करना है, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, इनके बीच में जो डिस्टेंस है उससे डिवाइड कर देना। ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी आर रिलेटेड बाय दिस, ये तो मैंने आपको बताया है कि देखो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हो ना सभी। चलो, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस पर आते हैं भाई। पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड पैरेलल टू बी वेक्टर, आर वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है। सेम चीज आप लोग कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते हो, x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। उसके बाद बेटा दो पॉइंट से पास करती हुई लाइन कैसे लिखी जाती है, आर वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सेम चीज कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते हो बेटा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। यहाँ पे जो नीचे होते हैं डायरेक्शन रेशियो होते हैं। ठीक है। चल, फिर एंगल बिटवीन टू लाइंस बेटा वेक्टर फॉर्म में तो आप सिंपली डॉट प्रोडक्ट का यूज कर लोगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको बताया है ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 डायरेक्शन रेशियोज है। अब डायरेक्शन रेशियोज पता है अगर दो लाइन के, तो उनके बीच का एंगल निकालना तो बहुत ही आसान है, फॉर्मूला यूज कर लोगे यहाँ पे। लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ b1 डॉट b2 इज इक्वल टू 0, जो आपके लाइन के पैरेलल वेक्टर्स हैं अगर वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो बेटा दोनों लाइंस भी तो परपेंडिकुलर हो जाएंगे। लाइन्स आर परपेंडिकुलर कार्टेशियन फॉर्म में कैसे दिख जाता है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का सम अगर 0 दिख जाए। उसके बाद पैरेलल के लिए ये केस, यहाँ पे पैरेलल के लिए जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो बेटा 10th क्लास में। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्या करते हो, a2 माइनस a1, फिर डॉट लेते हो b1 और b2 के साथ, b1 क्रॉस b2 के साथ, और नीचे क्या आता है b1 क्रॉस b2 का मॉड। फिर ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में हो गया फॉर्मूला। अब यहाँ पे बेटा पैरेलल लाइन वाला इसने मिस कर दिया है ना, पैरेलल लाइंस वाला फॉर्मूला यहाँ पर मिस हो गया है। चलो अपन लोग लिख देते हैं बेटा, पैरेलल लाइंस वाला फॉर्मूला क्या होता है। अब वहां पर आप लोग क्या करते हो बेटा, अब आपको वहां पे b1 और b2 तो नहीं मिल रहा है, तो b1 b2 नहीं करते हैं अपन लोग, क्या करते हैं सबसे पहले b वेक्टर लिखते हैं, इसका क्रॉस लेते हैं बेटा किसके साथ, a2 माइनस a1 वेक्टर के साथ, और डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी पे, तो ये आपका हो गया भाई आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड विल बी गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। फिर उसके बाद बेटा ये प्रॉपर्टीज हैं कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, सारी चीजें आपको मैंने वन शॉट में भी बहुत अच्छे से करा रखी है। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जहां जहां से सवाल आते हैं मैं बता रहा हूँ।
एक तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई व्हेन एफ हैज अकर्ड इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड। ठीक है, उसके बाद बेटा देखो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी व्हेन एफ हैज अकर्ड, तो ए यूनियन बी की जगह देखो वही चीजें दिख रही है ना, ए फिर बी फिर माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूलाज को याद कर सकते हो। उसके बाद बेटा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ इज नथिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज ऑलरेडी अकर्ड। ऐसे ही आप इसको दो से ज्यादा इवेंट्स के लिए भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पर अगर बेटा ये जो गिवन इवेंट्स है अगर ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो ये सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। सारी चीजें आप लोगों को समझा रखी है, यही चीज यहाँ पे दिख रही है आपको। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आती है टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम का फॉर्मूला। ठीक है, आपका टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये रहा, बेस थ्योरम का फॉर्मूला आपका ये रहा। ठीक है, अब इसको मैं बेटा यहाँ पर डिस्कस करने जाऊंगा तो मेरे को 40 मिनट अलग से चाहिए, तो इसको आप मेरे वन शॉट के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको दिक्कत है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम में तो आप एक बार मेरा वन शॉट जरूर देख लें। चलो उसके बाद बेटा रैंडम वेरिएबल इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सवाल कैसा आता है कि भाई आप लोगों को ऐसी टेबल बनाने को बोलेगा और बोलेगा कि मीन निकाल दो। तो मीन कैसे निकालते हैं बेटा, इनका कोरस्पॉन्डिंगली ऐसे मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर देते हैं, अपने को मीन मिल जाता है। ठीक है, ये वेरिएंस अब आपके सिलेबस में नहीं है तो छोड़ दो, ये बर्नौली ट्रायल्स वगैरह भी छोड़ दो। चलो यहाँ पर बेटा अपना एक पोर्शन कवर हो गया, अब हम लोग आ रहे हैं इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन के फॉर्मुलास फटाफट से बेटा हम लोग रिवाइज कर देते हैं। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ से बेटा आपके इंटीग्रेशन के फॉर्मुलाज आपको दिखने चालू होंगे। ए एक्स प्लस बी कोई अल्जेब्रिक फंक्शन है टू दी पावर रेस करा हुआ, आप लोग को उसको इंटीग्रेट करना है। तो आप इसको कैसे करोगे भाई, ये चीज रहने दोगे n+1 अपॉन n+1, और ध्यान रखना बेटा जैसे डेरिवेटिव में ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता था, इंटीग्रेशन में बेटा डिवीजन में आ जाता है ये। तो देखो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, ax प्लस बी टू द पावर n+1 अपॉन n+1, और जो ये x के बगल में खड़ा था ये यहाँ पे 1/a की तरह चिपक गया है, प्लस c इज नथिंग बट आपका जो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट होता है बेटा। इसी का ही एक आपका पर्टिकुलर केस क्या है, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। सिमिलरली बेटा 1/ax प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ ax प्लस बी डिवाइडेड बाय a। इंटीग्रेशन में डिवीजन में आ जाता है, इसी का एक स्पेसिफिक केस क्या है, 1/x का इंटीग्रेशन। उसके बाद e टू दी पावर ax प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू दी पावर ax प्लस बी डिवाइडेड बाय a प्लस c। और फिर इसी का ही स्पेसिफिक केस है बेटा e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन। उसके बाद a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन ये रहा। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा, ये आपके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है, एलिमेंट्री फॉर्मूलाज है। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का, sec स्क्वायर x का, cos x स्क्वायर x का, sec x tan x का, cos x कॉट का क्या होता है बेटा। उसके बाद आपके यहाँ पर आपको दिख रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले आपको फॉर्मुलास दिख रहे हैं बेटा कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का, माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, एट द सेम टाइम 1/x√x² माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है। सारी की सारी बेसिक बातें हैं, रिकॉल कर लेना। उसके बाद बेटा देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन में कुछ नहीं है कि भाई अगर कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल सकते हो तुम लोग, एडिशन वाली चीज है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन fx का इंटीग्रेशन gx है तो अगर आप यहाँ पे x की जगह ax प्लस b डाल दोगे तो अब आपका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा आपको, g ax प्लस b, बस ये जो a है x के बगल में ये आपका डिवीजन में चला जाता है। वही चीज है जो मैंने आपको पहले सिखाई। ठीक है, चलो उसके बाद बेटा हम लोग थोड़े से और फॉर्मूलाज पे जाते हैं। ये आ गए फॉर्मूलाज अपने, tan x का इंटीग्रेशन, cot x का इंटीग्रेशन, sec x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से ही फंसता है इंटीग्रेशन का, अगर इंडेफिनिट का आया तो। ठीक है, उसके बाद बेटा ये आपके फॉर्मूलाज आ गए है ना, आपको पता है यहाँ से 2 नंबर के 3 नंबर के सवाल आएंगे ही आएंगे। 1/a² माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x² माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1/x² प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन। सारी की सारी चीजें दिमाग में बसा लेना, रिकॉल कर देना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हम लोग जाते हैं ये रहा नाइन्थ सेट ऑफ फॉर्मूला, इसको थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ। नाइन्थ सेट ऑफ फॉर्मूलाज कौन से है, 1/√a² माइनस x स्क्वायर, 1/√x² माइनस a स्क्वायर, 1/√x² प्लस a स्क्वायर। 10th सेट ऑफ फॉर्मूलाज कौन से है, √a² माइनस x स्क्वायर, √x² माइनस a स्क्वायर, √x² प्लस a स्क्वायर। ऐसे सेट बना के पढ़ोगे ना तो दिमाग में ज्यादा टाइम तक ये फॉर्मूला टिके रहेंगे। और मैंने बेटा इसकी पीडीएफ शेयर करी भी हुई है अपनी ऐप पे, उठा लेना आके। ठीक है, चलो उसके बाद बेटा देखो यहाँ पर इन नोट्स में तुमको ये भी मिल जाएगा कि किस टाइप का सवाल आ रहा है तो क्या अप्रोच लगानी है। अब ये सब चीजें बेटा मैं यहाँ पे की पॉइंटर्स वाले सेशन में नहीं डिस्कस कर सकता है ना, मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज दिखा दिए।
चल थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा। ये आपका हो गया कि भाई पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे यूज करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड को। ऐसा टाइप का दिखे तो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। ऐसा टाइप का दिखे तो क्या करोगे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ऐसे टाइप का दिखे तो बेटा क्या करोगे, a अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस बी, सी अपॉन एक्स माइनस सी। ऐसे टाइप का दिखे तो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस a अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस b अपॉन एक्स सी अपॉन एक्स माइनस बी। ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ वाला केस दिमाग में रखना। अगर ऐसा आपको दिखे तो कैसे लिखना है उसको, ये रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से अपने को ना कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। सबसे पहले तो log x का इंटीग्रेशन दिमाग में रखना, क्या होता है बेटा, x log x माइनस x, ठीक है। उसके बाद बेटा e टू द पावर x fx प्लस f डैश x वाली चीज आपको दिखे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x fx। ये थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है। चलो ये हो गया बेटा। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन छूट गया था अपना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में बेटा देखो ऐसा कुछ फॉर्मूलाज नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं, डिग्री कैसे निकालते हैं। तो ऑर्डर इज नथिंग भाई, बस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देख लूंगा वही मेरा ऑर्डर हो जाएगा। डिग्री के लिए क्या करना है भाई, सबसे पहले तो मेरी जो इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव होनी चाहिए। अगर है तो जो मेरा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसी की पावर मेरी डिग्री बन जाती है। और कैसे सवालों में डिग्री डिफाइन नहीं होती, अगर आपको दिख जाए कि यार आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कोई डेरिवेटिव फंस रखा है, मान लो cos ऑफ dy by dx जैसी टर्म है, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर फंस रखा है, या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर फंस रखा है, तो वहां पर आपकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। उसके बाद बेटा आप लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हो, है ना। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोग सबसे पहले तो ये पढ़ते हो कि यार कैसे होमोजीनियस फंक्शंस क्या होते हैं, उस पर बेटा एक नंबर के सवाल आते हैं, तो अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को देख लेना। उसके बाद ऐसे सवाल की सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, तो होमोजीनियस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करते हैं, अभी यहाँ पे लिखने का मेरे को थोड़ा, हाँ लिखने का थोड़ा सा तो है, तो यहाँ पे कर देते हैं बेटा। तो आप लोग क्या करते हो, dy बाई डी एक्स को इस तरीके से प्रेजेंट करते हो, एफ ऑफ वाई बाई एक्स। या तो ये वाला फॉर्मेट बनाने की कोशिश करते हो, या तो ये वाला फॉर्मेट बनाने की कोशिश करते हो, एक्स वाई वाई। ऊपर वाले केस में क्या करते हो बेटा, वाई बाई एक्स को वी पुट करते हो, यहाँ पे एक्स बाई वाई को वी पुट करते हो। जब ये कार्यक्रम तुम करते हो तो अपने आप ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में चला जाता है और सॉल्व हो जाता है। उसके बाद बेटा दूसरी चीज क्या है, अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की भी दो स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं, एक तो ये है बेटा, और दूसरी क्या है, dx by dy प्लस p डैश x इज इक्वल टू q डैश। यहां पर बेटा p और q क्या है, फंक्शंस ऑफ x और कांस्टेंट्स, फंक्शंस ऑफ x और कांस्टेंट। यहां पर p डैश और q डैश क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ y और कांस्टेंट। अब बेटा इसका रिजल्ट क्या आता है, सबसे पहले हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p, यहाँ पर e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p डैश। मतलब यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है उसको आप एक्सपोनेंशियल के ऊपर चढ़ा दो और इंटीग्रेट करो उसको। यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है, चाहे वो y का फंक्शन हो चाहे वो कांस्टेंट हो, उसको एक्सपोनेंशियल के ऊपर चढ़ा दो और उसको इंटीग्रेट करो, वहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलता है। फिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, y टाइम्स जो भी आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला है, दिस विल बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड में से इंटीग्रल का साइन डालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को राइट साइड के फंक्शन से मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, सॉल्यूशन मिल जाएगा। सिमिलरली यहां पर क्या होता है, x टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस विल बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड में अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर को राइट साइड के फंक्शन से मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, आंसर। बस इतना है बेटा तुम लोगों का क्लास 12th मैथ्स का सीन समरी। बहुत अच्छे से मैंने ट्राई किया है, शायद 35-40 मिनट्स या फिर 45 मिनट्स भी हो गए होंगे, लेकिन यहाँ से तुम्हारी सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स तुमने दोहरा लिए मेरे साथ, इस वीडियो को सेव करके रख लेना, एंड तक काम आएगी। जय हिंद।